सबसे पहले हमारे जनपद पंचायत की तरफ से माननीय टीकाराम भाई साहब, माननीय अनंत दुबे सर का और तीनों अतिथियों का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक महोदय का भी टीकाराम भाई साहब प्लीज़ स्वागत करने का अनुरोध है। प्लीज़ सर, मैं चाहूँगा कि उत्तम भाई साहब भी, तीनों हमारे महानुभाव हैं, उनका स्वागत करने का अनुरोध है। माननीय उत्तम भाई साहब। जी सर, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी चाहते हैं वो भी स्वागत करना, तो सर आप प्लीज़ स्वागत करेंगे। सॉल श्रीफल देकर के उनका सम्मान करते हुए हमारे पूर्व विधायक महोदय। हम सभी चाहेंगे तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। जी जी, सांकेतिक रूप से मैं चाहूँगा हमारी जनपद की तरफ से बीपीओ साहब आएंगे, पंचायत इंस्पेक्टर साहब, आप भी एक माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। आप हमारे ब्लॉक पंचायत ऑफिसर हैं आदरणीय सर। अपने ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय अतिथिगण ही हम सभी को संबोधित करें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि उनकी यात्रा के क्या लक्ष्य हैं और हम लोगों को कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, और यह परिवर्तन जो है वो गुणकारी कैसे होगा, हम लोग किस प्रकार से। क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं वो सचिव और रोजगार सहायक लोग हैं सर। सर आप बैठ कर के ही बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सचिव और रोजगार सहायक हैं सर। ये जो हमारी पूरी 71 पंचायतें उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं, मतलब यही लीडर्स हैं पूरे गांव के। यदि ये लीडर्स उन चीज़ों को समझ गए तो पूरे गांव में वो चीज़ फैल सकती है सर अच्छे से। सर यह यात्रा देश की यात्रा है, यह इस भारत माता की यात्रा है। हम उनके चरण की धूलों को अपने माथे पर रखकर उस पर्वत श्रृंखला से निकले हैं जो हमारी रक्षा में रात दिन रहती है। ऐसी हिमालय की चोटियों को प्रणाम करके और हम आशुतोष से हिमालय की तरफ, हिमालय से निकलकर और नीचे कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। कन्याकुमारी में 3 सागर एक साथ मिलते हैं और वो मेरी भारत माता की चरण पखारते हैं। हम एक बार जाकर सिंधु को देखना चाहते हैं और पूरे भारत की यह हमारी यात्रा अपने आप में मुझे लगता है कि मेरे जीवन की श्रेष्ठ यात्रा होगी और यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा संपादित यात्रा है। यह पंच परिवर्तन का भाव है और इस पंच परिवर्तन के भाव को लेकर हम आप सबके बीच में से होकर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो विचारधारा है, हमारा जो ये विचार है, हमारा ये संकल्प व्यक्ति के भीतर उसका स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान मनुष्य को जागृत करता है। स्वाभिमान के आधार पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं और स्वाभिमान से आपका मन स्थिर होता है, आत्मा को बल मिलता है और ईश्वर की आप ऊपर कृपा बरसती है। ऐसा मेरा विचार है। स्व का बोध जैसे ही होता है वैसे मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं कि कुछ दिन पहले और गरीब और कमज़ोर होता था क्योंकि उसका ब्याज भी हम पटाने में असमर्थ होने लगे थे। यह भारत की स्थिति सभी को पता होगी। 2014 के बाद भारत की तस्वीर बदली और ये तस्वीर ऐसी बदली कि 2019 में जिस समय भारत के ऊपर 2 देशों ने एक साथ आक्रमण किया तो कुछ को तो हमारे देश के सिपाहियों ने धक्के मार मार कर गलवान की घाटी से बाहर करते हुए और उससे मुक्ति पाई और दोबारा उसने कभी हमारे ऊपर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया। परंतु एक देश लगातार दूसरे देशों के मुखौटा बनकर हमारे ऊपर आक्रमण करता था। पुलवामा की घटना आपने सुनी होगी, केवल 5 मिनट के भीतर हमने पूरे युद्ध को समाप्त किया क्योंकि हमारा स्वाभिमान जग रहा था और हम मजबूत देश के रूप में जाने जाते थे। हमारे देश के भारत रत्न मैं अब्दुल कलाम आज़ाद को प्रणाम करता हूँ यहाँ से, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाकर स्व के बोध को जगाया था और उसी स्व के बोध के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री ने जिन परमाणु शस्त्रों का निर्माण किया था उसके कारण हम पुलवामा जैसी घटना कर सके। शत्रु देश को पता भी नहीं लगा और हमने उसके उन सिपाहियों का वहाँ से खात्मा करके उस बात का बदला भी लिया जो हमारे साथ घटना घटी थी। साथ ही देश को मजबूती का एक प्रमाण पत्र भी दिया। यह हमारे स्व के बोध के कारण, स्व प्रेरणा के कारण और खुद के द्वारा निर्मित शस्त्रों के आधार पर हुआ। आज दुनिया में लाइन लगी है, दूसरे देश हमसे शस्त्र खरीदना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत के शस्त्र उनके भीतर रहे जिससे उनका देश मजबूत और स्थिर रहे।
यह हमारा स्व का बोध, यह हमारा स्वदेशी की कल्पना, और स्वदेशी के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में समझौते चल रहे हैं, हमारा देश भी समझौते से बाहर नहीं हो सकता, इसलिए हमें दूसरे देशों के सामान खरीदना पड़ते हैं, परंतु हमें खुद के सामान खरीदने की गारंटी हमारी अपनी है। हमें जो खरीदना है वो हम खरीदें, जो हमें पसंद होगा वो हम खरीदें, और जो हम बनाते हैं उसी चीज़ को हम खरीदें, तो इसके आधार पर स्वदेशी की कल्पना पूरी होगी, स्व का बोध आपके भीतर जगेगा। ये इस यात्रा का पहला उद्देश्य था जो मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात है कुटुंब प्रबोधन की। भारत के भीतर आज एकल परिवार हो रहे हैं, एक परिवार में 4 आदमी 5 आदमी होते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है कि हमारे बेटे बेटियां कम संख्या में होंगे, हम उनका अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं। मुझे लगता है ये गलत बात है। ये एक षड्यंत्र था हिंदुस्तान के भीतर हमारी संख्या कम करने का। डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत की, और डेमोग्राफी अगर चेंज होगी फिर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस भाव को समाप्त करना पड़ेगा। हम देश के मालिक हैं, हम देश के नौकर नहीं हैं। नौकरी पाने के लिए आपके मन में ये भाव आता है कि अगर 2 संतान होंगी तो मेरे बेटे बेटियों को नौकरियां मिल जाएंगी। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो देश की शहंशाहत आपसे चली जाएगी। आपको 3 और 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर कम बच्चे होंगे तो रिश्ते ख़त्म होंगे। अगर आपका एक बेटा है और वह शेर समान है, आप कहते हैं जंगल में छोड़ देना, 4 उसको सोना कुत्ता चीथ के बराबर कर देंगे। हमें चाहिए कि हम संबंधों को स्थिर करें, और संबंधों को स्थिर करने का मतलब होता है कि अगर एक परिवार में 4 या 3 बेटे होते हैं तो उनके रिश्ते बनते हैं। बहन होगी तो उसके मामा होंगे, उसकी बुआ होगी। आज की स्थिति में मामा के रिश्ते ख़त्म हैं, बुआ के रिश्ते ख़त्म हैं, मौसी के रिश्ते ख़त्म हैं, भतीजे के रिश्ते ख़त्म हैं, बड़े ताऊ के रिश्ते ख़त्म हैं, मंझले ताऊ के रिश्ते ख़त्म हैं। एक अकेला है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए हम मजबूती के साथ राष्ट्र में खड़े हों, और इस कल्पना के साथ खड़े हों कि मेरे बेटों बेटियों को नौकरी नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की सल्तनत तय करेंगे, हमारा अपना भारत होगा, और भारत के भीतर नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी लेने वाले नहीं बनेंगे। ये नई कल्पना के साथ आप जिएंगे। ये कुटुंब प्रबोधन की जो बात है मैंने आपके सामने रखी है। अगर एक घर में बैठकर हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो फिर गांव में कैसे बातचीत होगी? हम जब गांव में बातचीत नहीं करेंगे तो आपके शहर में कैसे बातचीत होगी? हम शहर में बातचीत नहीं करेंगे तो प्रदेश में बातचीत कैसे जाएगी? हम प्रदेश में इकट्ठे नहीं होंगे तो देश कैसे इकट्ठा होगा? अनेकता में एकता का भाव लेकर हम चले हैं, और ये राष्ट्र एक है। इस राष्ट्र को एक करने से कोई भंग नहीं कर सकता है। इस कल्पना को हम लेकर चलना चाहते हैं मित्रों। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये संत कबीर का देश है, ये रविदास का देश है, गुरु नानक का देश है। यह देश उन महान आत्माओं का देश है जिनके आधार पर हम सब के भीतर जो डीएनए बनता है वो हमारे राष्ट्र का देश होता है। ये बिरसा मुंडा का देश है, ये मामा का देश है, ये भारत भूमि है। उस भारत की भूमि पर भरत जैसा बेटा पैदा हुआ है। यह देश नारी शक्ति से महान देश है। नारियां जहाँ पर श्रेष्ठ होती हैं, उनकी जहाँ पर पूजा होती है, वह हमेशा दैदीप्यमान राष्ट्र कहलाता है। इस भारत के भीतर जब कभी आपको धन चाहिए, माता लक्ष्मी के दरवाजे पर आप खड़े होते हैं, माता लक्ष्मी आप पर कृपा करती है और धन देती है। जब कभी आपको ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, माता सरस्वती के दरवाजे पर आप खड़े होते हैं, वो आपको बुद्धि भी देती है, विवेक देती है, आपको विद्या भी प्रदान करती है। जब कभी आपके पेट में भूख होती है तो माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर आप खड़े होते हैं, माता अन्नपूर्णा आपके उस भाव को समझती है और आपके पेट की क्षुधा को शांत करती है। और जिस दिन आपको देश की रक्षा करना हो, जिस दिन परिवार की रक्षा करना हो, जिस दिन गांव की रक्षा करना हो, उस समय आप अष्टभुजी माता दुर्गा के दरवाजे पर खड़े होते हैं, और माता दुर्गा का जब आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आप देश की रक्षा करते हैं, आप गांव की रक्षा करते हैं, आप समाज की रक्षा करते हैं। जब तक स्त्री की पूजा नहीं होगी ये भारत भूमि कमज़ोर रहेगी। भारत के भीतर नारी की हमेशा से पूजा हुई है, इसलिए आपको भारत एक रहा है। ऐसे ही भारत हमेशा एक रहना चाहिए, अनेकता में एकता का भाव ही पैदा हो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। हमने सब ने तय किया कि हमारे अधिकार क्या है ये तो जान चाहते हैं हम, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है हम भूल चुके हैं। हमारे कर्तव्य को हमको वैसे महसूस करना होगा जैसे हिंदुस्तान के भीतर अगर कहीं शिवाजी ने अपने कर्तव्य का पालन किया था। उन्होंने कहा था राष्ट्र के भीतर गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। महाराणा प्रताप की तरह हमें जीना होगा, जिन्होंने कहा था मैं भारत के भीतर
गुलामी पसंद नहीं करता हूँ, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम अपने अधिकारों की चिंता ज़्यादा करते हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, और कानून का पालन होना चाहिए। माना कि इस देश की संस्कृति मनुस्मृति से चली थी, लेकिन आज मनुस्मृति के आधार पर चलते हुए देश अम्बेडकर स्मृति पर खड़ा हुआ है। हम अम्बेडकर की स्मृति में चलते हुए वे लोग हैं जो अपने कानून की रक्षा करें, अपने मजबूती से अधिकारों की रक्षा भी करें। ये आपका भाव होना चाहिए। मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, आप अपनी इन बातों को अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में भी फैलाएं। इसी के साथ भारत की मजबूती की हम कल्पना करें, हम पर्यावरण पर भी चिंता करें। एक आदमी अपनी जिम्मेवारी महसूस करे। आज के 4 साल पहले एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ हिंदुस्तान के भीतर से गुजरा। कोरोना का काल था, पता नहीं कितने लोग काल के गाल में समा गए। उन्हें अपने जीवन बचाने की चिंता थी, इसलिए वो 5-5, 10-10 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीद रहे थे। उसके बाद भी वो बच नहीं सके। लेकिन जो छोटे डॉक्टर थे, उन्होंने 10-10, 1-1, 2-2 हज़ार रुपये की दवाई दी, और उन्होंने कहा था अपने मरीजों से कि जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठना। लोग बरगद के नीचे बैठे, पीपल के नीचे बैठे, नीम के नीचे बैठे, आम के नीचे बैठे, माता तुलसी के नीचे बैठे, गौ माता के साथ रहे, और इनकी ऑक्सीजन ले लेके 5-6 दिन का जो उनके ऊपर संक्रमण होता था उसको टाल दिया, और आज वो अपना जीवन सुरक्षित जी रहे हैं। इसलिए जी रहे हैं कि पेड़ ददीची होते हैं। आपके जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब आप पेड़ लगा सकते हैं। आपका जिस दिन माता पिता का जन्म होता है तब आप पेड़ लगाएं, जब आपका वैवाहिक कार्यक्रम होता है तब आप पेड़ लगाएं, जब कभी बेटे बेटियों के जन्मदिन होते हैं तब पेड़ लगाएं, और अब उनकी वैवाहिक स्थिति आती है तब पेड़ लगाएं। आपकी ज़िंदगी में 10 पेड़ लगाने का अवसर आता है। 10 पेड़ लगाने का अर्थ होता है 100 लोगों का भोजन आप तैयार कर सकते हैं। 1000 पखेरियों को आप अपना रैन बसेरा दे सकते हैं। पक्षी शाम होते ही, सूरज ढलते ही अपने बसेरों में जाना चाहते हैं, हम उनके बसेरों को उजाड़ रहे हैं, उनके रैन बसेरे ख़त्म कर रहे हैं, हम पेड़ काट कर उनके जीवन को असुरक्षित कर रहे हैं। एक साथ कितने अन्याय कर दिया है। प्रकृति के साथ न्याय करने का एक ही तरीका है, अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाएं, और जिस दिन आप पेड़ लगाते हैं उस दिन 100 लोगों का भोजन होता है, 1000 परिंदों का स्थान होता है। लेकिन जिस दिन जिंदगी आपकी ख़त्म होती है, जिस दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन आपके साथ कोई जलने को तैयार न होता। ना तो भाई जलता है, ना बहन जलती है, ना माँ जलती है, ना पिता जलता है, ना पुत्र जलता है। केवल एक पेड़ जल रहा होता है, और वही दधीची होता है। उस दधीची की रक्षा करने के लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगाने का एक काम करके इस भारत भूमि को फिर से पुण्य सलीला बनाए, हरी भरी बनाए। और पुण्य सलीला बनाने का अर्थ ये होता है, अगर आपने पेड़ मजबूती से लगाए तो फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, फिर कोई कोरोना जैसी बीमारी आपको ख़त्म नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, फिर भारत भूमि के ऊपर पानी की बरसात होगी, क्योंकि पेड़ कहते हैं बादलों से आओ, और जब बादल आएंगे तो बरसेंगे, और बरसेंगे तो जल बढ़ेगा, और फिर नदियाँ भी साफ होंगी, हवा भी साफ होगी, जल और वायु दोनों अच्छी होंगी। इसलिए पेड़ों को लगाकर आप कितने पुण्य कमाएंगे, इसका एहसास केवल मात्र करने से आपको लगेगा कि आपने देवत्व का काम किया है। और देवत्व का काम करने का अर्थ हो जाता है आप इस भारत भूमि के वो पुत्र हैं जिसको हम भरत के रूप में जानेंगे, राम के रूप में जानेंगे, कृष्ण के रूप में जानेंगे। गोविंद कहाँ रहते हैं? तो पीपल के पत्ते में रहते हैं। राम कहाँ जाते हैं? तो जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कहते हैं, हे महाराज, मुझे आज एक फल दे दो, मैं अपनी भूख बुझाऊंगा, और भविष्य में जब कभी मुझे अवसर मिलेगा तो आप जैसे हजारों तरु लगाऊंगा, जिससे ये पृथ्वी कायनात फिर से हरी भरी होगी। ये कल्पना अगर कोई करता तो मेरे प्रभु भी कर रहे होते हैं। हम सारे लोग उनके संतान हैं। इस देश में नशे की लत बढ़ रही है। नशा कौन करता है? नशा युवा करते हैं। युवा का उल्टा होता है वायु। वायु की गति से चलने वाला व्यक्ति युवा हो सकता है, उसमें उम्र कहीं आड़े नहीं आती है। मैं अगर 70 साल का हूँ, मेरे भाई साहब 72 साल के हैं, लेकिन हम जिस समय कश्मीर से चले हैं और कन्याकुमारी तक जाएंगे, इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में हम बूढ़े और बुजुर्ग नहीं हैं, हम भी युवा हैं। ये कल्पना हम करके चलते हैं। युवाओं को चाहिए कि एक बार वो नशे से मुक्त होकर चलें। नशा युक्त समाज केवल देश के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है, और समाज के लिए घातक है। अगर युवा नशा करेगा तो इस देश में फिर अभिमन्यु पैदा नहीं होगा। युवा नशा करेगा, इस देश में लव कुश पैदा नहीं होगा। युवा नशा करेगा तो भगत सिंह पैदा नहीं होगा। युवा नशा करेगा, चंद्रशेखर पैदा नहीं होंगे। युवा नशा करेगा, लोकमान्य तिलक पैदा नहीं होंगे। युवा नशा करेगा तो वीर सावरकर इस धरती पर पैदा नहीं होगा। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अच्छे और स्वस्थ समाज की आवश्यकता है, इसलिए नशा से मुक्त समाज का निर्माण करें। आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से इस बात का आह्वान करें कि हम नशे से मुक्त समाज का निर्माण करेंगे और इस देश में नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करेंगे।
इसी के साथ मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, इन पंच परिवर्तन की यात्रा को आप अपना महत्वपूर्ण अंग मानकर और सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इस उपलक्ष्य में यह यात्रा निकली है, जिसमें हमने उस हिमालय को देखा जो बहुत ऊंचा होता है, फिर हमने दूसरी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल देखी है, और अब तीसरी पृथ्वी पर यह पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा देख रहे हैं। नीचे हमें 2 पर्वत और मिलेंगे। 21 नदियां हैं जिनके कारण भारत के भीतर पानी है, और अगर 21 नदियां सूख गई तो भारत के भीतर पानी नहीं होगा। हमने अपने रास्ते में चिनाय को देखा, हमने व्यास को देखा, सतलुज को देखा, और हमने 4 नदियों को देखा, लेकिन हमने माता सिंधु को नहीं देखा है। और जब तक भारत में सिंधु नहीं बहेगी तब तक हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी। हमें चाहिए कि हम नए भारत के निर्माण में अपने आप को आहूत करें। भीतर के युद्ध को आपको लड़ना होगा, बाहर के युद्ध को सेना लड़ रही होगी। हम सब एक साथ इस युद्ध में शामिल होंगे। मेरा भारत श्रेष्ठ भारत होगा, महान राष्ट्र बनेगा। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ उस देश के गडकरी जी को, जिन्होंने भारत के भीतर की सड़कों को निर्माण करते हुए श्रीनगर की उन सड़कों को बहुत सुंदर बनाया है। वे सड़कें और 4 घंटे में पहुंचकर उस देश के वहाँ की सीमाओं को लांघते हुए रावलपिंडी और लाहौर तक जा सकेगी। इस कल्पना के साथ इन सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये भारत के भविष्य का निर्माण है, इसमें हम सब सहयोगी बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को सुना है, आप सभी ने मुझे तवज्जो दी है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आज हमारे बीच में पंडित रमेश दुबे जी पधारे हैं, जो मेरे लिए बहुत आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रियोत्तम जी ने इस कार्यक्रम को संभाला है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करके, टीकाराम मेरा बहुत अभिन्न मित्र है साहब, पुराना आदमी है, मैं इसका भी बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मैं यूं ही नहीं कहता कि डॉक्टर साहब की जिह्वा में सरस्वती विराजमान। जब आप बोल रहे थे मैं देख रहा था पूरा सभागार बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर व्यक्ति आपको सुनना चाहता, और हम जैसे युवा तो आपको बोल बोल के और आपको सुन सुन के हम सीखे हैं बोलना। तो आज पंच परिवर्तन यात्रा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपके और आपके बड़े भ्राता, थोड़ा प्रस्तावना में मेरे से चूक हो गई, मुझे सीओ साहब ने बोला मुझे बता देना चाहिए था। आपके बड़े भाई हैं आदरणीय देवेंद्र दुबे जी, जो 2 साल आपसे बड़े हैं डॉक्टर आनंद दुबे जी से, और आप दोनों भाई निकले हैं इस पंच परिवर्तन यात्रा पर, और आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। आपका अमरवाड़ा विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, ऐसे ही पूरे विधानसभा की तरफ से मैं शुभकामनाएं करता हूं। अब अंत में उद्बोधन के लिए हमारे बीच में विराजमान हमारे पड़ोसी विधानसभा चौरई के पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा के पूर्व के जिला अध्यक्ष, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय पंडित रमेश दुबे जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय पंडित रमेश दुबे जी। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमरवाड़ा के जनपद सभागार में आपके हमारे अपने मध्य उपस्थित श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा के वाहक आपके हमारे अपने सम्मानीय श्रद्धेय देवेंद्र दुबे जी, उनके अनुज और मेरे मित्र, जिनके ओजस्वी वाणियों से तो वर्तमान भारत की दिशा और दशा की दृष्टिकोण से अपने वक्तव्य को उन्होंने रखा है। मेरे श्रद्धेय आनंद दुबे जी, मैं ऐसा मानता हूँ और अन्य का मैं उल्लेख करूँ उसके पहले इन दोनों से साइकिल यात्रियों का इस पवित्र भाव से पंच परिवर्तन के साथ आज अमरवाड़ा में आए हैं। हम उनका जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में आप सबको एकत्रित और संयोजन करने वाले हमारे पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय उत्तम ठाकुर जी, पूर्व महामंत्री पूर्व जनपद के अध्यक्ष सम्माननीय टीकाराम जी, मेरे अपने साथी सम्माननीय बसंत चौबे जी, अन्नू भैया, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई गोल्डी जी, पंकज साहू जी, कमलेश वर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, संजय सूरवंशी जी, जयदेव शर्मा जी। और आज के इस कार्यक्रम में
इस जनपद सभागार में इस व्यवस्था को देने वाले आपके हमारे अपने सीओ साहब और आज के सभागार में उपस्थित जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे दोनों साइकिल यात्रियों के बंधु और आपने स्वागत के माध्यम से और उनके इन विचारों को आपने सुना है। मैं आप सबका भी अपनी ओर से इन यात्रियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक उत्तम भैया ने उद्बोधन की बात की थी और आप सब लोग भी वास्तविक रूप से जिस मूल मंत्र मूल विषय को लेकर डॉक्टर आनंद जी ने यह यात्रा को बंदोबस्त शुभारंभ किया और आज अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा होती है कन्याकुमारी की ओर बढ़ रही है। आज उनका भोजन प्रसादी के साथ साथ वास्तविक रूप से उनके अमृत वचनों के माध्यम से हमें जो आह्वान प्राप्त हुआ, जो संदेश प्राप्त हुआ है और जो पवित्र भाव के दृष्टिकोण वो चल रहे हैं, जैसा कि अभी उन्होंने उल्लेखित किया भारत में आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन हैं और उस पंच परिवर्तन का जो मूल उद्देश्य को लेकर यह दोनों आपके हमारे यात्री जो सगे भाई भी हैं और आपके हमारे अपने परम मित्र भी हैं और इनके उद्बोधन के और इनके संकल्प को लेकर बंधुवर आपने जब सुना है तो कभी ये सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन दोनों सगे भाई दोनों अपने मित्र के भाव के माध्यम से और जैसा पंच परिवर्तन का बंधुवर आपका पहला आपका हमारा अपना मंत्र है सामाजिक समरसता। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर अनंत दुबे जी और उनके बड़े भाई देवेंद्र जी जुड़े हैं। आप के बारे में हम सभी लोग जान गए उनको, लेकिन उनका जो उद्देश्य है पंच परिवर्तन का जिसमें सामाजिक समरसता है वो हमको अपने घरों में उसको अपनाना है, अन्यथा फिर ये उद्बोधन होकर के रह जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं कि केवल हम सुन लें कोई चीज़ को? सुनना तो फिर हम इनका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लेकर के भी सुन सकते थे, लेकिन समक्ष में यदि वो इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कम से कम आप अपने भाई बंधु जो आपके खुद के परिवार के हैं, चाचा ताऊ हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, छोटे भाई हैं, बच्चे हैं घर के, उन सब के साथ वो प्रेम बांटिए जो आनंद सर हमारे साथ में बांट रहे हैं, उसको आप अपने घर में जरूर बांटिए। हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे, केवल यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आप अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने बच्चों, अपने ताऊ ताई या परिवार जो लार्ज फैमिली मानी जाती है उसके साथ में प्रेम बांटें। दूसरा, सर ने जो बताया कि स्व का बोध करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं हम अंधानुकरण कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, किसी भी चीज़ों को हम ऐसे ही मान लेते हैं बिना सोचे करके, किसी चीज़ को टेस्टिंग नहीं करते। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, हम अन्य लोग ग्रेट हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, वो बताएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व का बोध हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो स्व के बोध के ऊपर माननीय हमारे पूर्व विधायक जी और आनंद सर ने जो बताया, आनंद दुबे सर ने, वो दोनों ही बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्व का बोध हम सबको लाना ही होगा। हम अपने सचिव के कर्तव्य को ही नहीं समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमको और अच्छे से समझना है। रोजगार सहायक का जो कर्तव्य है उसको और अच्छे से समझना है, क्योंकि वही आपका असली स्वबोध है। उसके माध्यम से जो आप सेवा कर पा रहे हैं वही आपका असली स्वबोध है। फिर इसके बाद में हम बात कर रहेंगे पर्यावरण संरक्षण की। तो आप लोग नो डाउट बहुत अच्छा काम करते हैं इस कार्य में। आपने अभी सर हमने माँ की बगिया नाम से एक शासन का प्रोग्राम आया है जिसमें हर हितग्राही के पास 100 पेड़ लगाए जाते हैं सर, और बगिया बनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ पे 100 आम के पेड़ के प्रोजेक्ट लिए गए हैं, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 100 10,000 पौधे हमने अभी लगाए हुए हैं। और सभी को बहुत अच्छे से माननीय हमारे जो प्रहलाद पटेल सर हैं, उन्होंने एक इतनी बढ़िया स्कीम तैयार की कि उसके लिए फेंसिंग दे रहे हैं सर, फेंसिंग का प्रावधान किया गया है और जलकुंड का भी प्रावधान किया गया है, भूनाडेप का प्रावधान, मतलब बहुत अच्छी योजना बनाई है। लगभग 2,84,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट है हर दीदी के लिए, उसमें समूह की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो पर्यावरण संरक्षण पर तो हमारे सचिव लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और हम चाहेंगे कि जैसा सर ने बताया कि कम से कम 10 त्यौहार ऐसे मिलते हैं आपको। आपका मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी बर्थ ईयर मतलब बर्थ डेट हो सकती है, या बच्चों का जन्मदिन या शादी वगैरह। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या लाभ मिल रहा है ये पता होना हमको ज़रूरी है, नहीं तो 1 घंटे की इस यात्रा का
औचित्य केवल देखने दिखाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा इतने बड़े महान मतलब हमारे पूर्व विधायक जी माननीय टीकाराम भाई साहब, माननीय उत्तम भाई साहब, ये लोग आए हैं। आज ये लोग वहाँ भी जा सकते थे, माननीय राज्यपाल महोदय आए हैं, आपको पता होगा सबको, तामिया में, वे लोग वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको यदि प्राथमिकता दी है तो आप समझ लेवें कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और व्यक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी बातें हैं। फिर इसके बाद में हमारा नागरिकों का कर्तव्य, अभी हमने 26 जनवरी मनाई है, गणतंत्र दिवस मनाया है, हम लोग केवल अधिकार की चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाया था मैंने ऑफिस के स्टाफ के साथ, तो कि हम केवल अधिकारों के बारे में तो जानते हैं लेकिन कर्तव्यों के बारे में उतना नहीं अच्छे से पहचानते, जबकि कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कर्तव्य, अधिकार तो आपको मिलना तय है, वो तो संविधान ने दे ही दिया तुमको, लेकिन कर्तव्य क्या है, कंपलसरी में नहीं हुए। समस्या ये हो गई, ये मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, कंपलसरी है, वो नहीं दोगे तो तुम कोर्ट चले जाओगे, वो तो तुमको मिलना ही मिलना है। लेकिन मौलिक कर्तव्य को कंपलसरी नहीं किया गया है, वो स्वेच्छा से किए गए हैं। स्वेच्छा से इसलिए किए गए हैं कि स्वेच्छा से ही आएगा, तभी हमारा भारत देश महान बन पाएगा। और भारत देश महान तो बन ही जाएगा, पहले आपको महान बनना है, क्योंकि आप भारत के अंग हैं। आप सभी से मिलकर के भारत बना है। हम जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, तो भारत कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री अकेली नहीं है, हम आप सबसे मिलकर के भारत बना है। तो बस मैं डॉक्टर आनंद दुबे सर का, डॉक्टर देवेंद्र सर का और हमारे पूर्व विधायक सर का, माननीय टीकाराम भाई साहब का, माननीय उत्तम भाई साहब का, और भी यहाँ समस्त उपस्थित जो लोग हैं, जिनमें हमारे श्री पंडित बसंत चौबे जी, श्री अन्नूलाल पटेल जी, श्री कमलेश वर्मा जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री पंकज साहू जी, श्री गोल्डी नेमा जी, मंडल अध्यक्ष अमरवाड़ा, श्री चंचल आशु चचेड़ा जी, श्री संजय सूर्यवंशी जी, और इसके साथ में हमारे साथ में जो भी पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं, जिनमें हमें जो भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं, अमरगिरी जी, और भी यदि कोई अन्य भी यहाँ पे उपस्थित होंगे, और मेरे समस्त सचिव, GRS, ऑफिस स्टाफ, मैं समस्त का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इनको सुना।